तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टियानलिन और युनफेई फाइनली आमने सामने आ गए। टियानलिन तो इस बंदी पर से नजरें भी हटा नहीं पा रहा था। मीनवाइल युनफेई ने जो चाय ऑफर की थी उसे टियानलिन यानशिया के हाथ बिल्कुल भी लगने नहीं देता, जिसके चलते यानशिया उसका दुश्मन बन गया। साथ ही टियानलिन को पता चला कि युनफेई की बॉडी में पॉइजन काफी हद तक बढ़ चुका है। इनफैक्ट वो पॉइजन उसकी कोर तक पहुंच चुकी थी, इसलिए टियानलिन उसे अपनी क्योस पावर का यूज करते हुए हील करना शुरू कर देता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से थी जहाँ पर टियानलिन युनफेई को हील कर रहा था। वो उसे बता रहा था कि ये पॉइजन काफी दिनों से तुम्हारी बॉडी में लगातार जमा होते जा रहा, अगर इसे जल्दी से हटाया नहीं जाए तो हो सकता है कि ये तुम्हारी कोर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे। हालांकि मैंने अपनी क्योस पावर का यूज करते हुए फिलहाल के लिए इसे सप्रेस कर दिया, लेकिन इस पॉइजन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। ये काम एक दिन में तो कम्प्लीट नहीं हो सकता, तो मैं चाहता हूँ कि इस दौरान तुम बिल्कुल भी मेडिसिन का यूज मत करो। तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है, तभी जाकर मेरी क्योस पावर तुम पर असर दिखाएगी। अब आज के लिए मुझे इजाजत दो, मैं जल्दी दोबारा से वापस आकर तुम्हें हील करूंगा। लेकिन इस पर युनफेई कोई जवाब नहीं दे रही थी। वहीं पर टियानलिन भी कंफ्यूज था कि आखिर युनफेई उसे कोई जवाब क्यों नहीं दे रही। और उतने में वो युनफेई को केयरफुली ऑब्जर्व करता है। उसे पता चला कि ये बंदी तो सो गई और उसकी ये हरकत देखकर टियानलिन को उस पर और भी ज्यादा प्यार आने लगा, इसलिए वो वहाँ की कैंडल्स बुझाते हुए सीधे अपने घर की तरफ रवाना हो गया। यहाँ पर टियानलिन इंसिडेंट के सीक्वेंसेस को लेकर काफी ज्यादा परेशान था। वो सोचता है कि अगर पास्ट की मेमोरीज को केयरफुली ऑब्जर्व किया जाए तो मैं इंपीरियल कैपिटल 7 साल पहले आ गया, जबकि ये इंसिडेंट तो 7 सालों के बाद होना चाहिए था। प्रीवियस लाइफ में भी मैंने युनफेई के पॉइजन को क्योर किया था, लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि उस वक्त युनफेई का पॉइजन इतना सीवियर बिल्कुल नहीं था। मगर इस बार सिचुएशन अलग है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये टाइम फ्रेम इतनी डिस्टर्ब कैसे हो गई। अब टियानलिन अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी एक बंदा उसके सामने आ जाता है। वो कह रहा था, ब्लड वुल्फ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मुझे तो लगा ही नहीं था कि टी हाउस में तुम इतना सारा वक्त जाया करोगे। जिस पर टियानलिन कंफ्यूज होते हुए कहने लगा कि भाई तू कौन है, ये तो मैं नहीं जानता, क्या तू मुझे अपना नाम बता सकता है। तो बंदा अपना पाँव पटकते हुए डोमिनेंस साबित करके कहने लगा कि तुम इंपीरियल कैपिटल के 10 जीनियस के बारे में तो जानते ही होंगे, तो मैं उन्हीं में से एक हूँ। मेरा नाम है यानशाओ। जिस यानशिया को तुमने टी हाउस में बुली किया था, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। जिस पर टियानलिन कह रहा था, अच्छा अब मैं समझ गया, शायद तुम यहाँ पर यानशिया का बदला लेने आए हो। मुझे तो लगा ही नहीं था कि वो बंदा मेरे बारे में तुम्हारे कान भरेगा। कल्टीवेशन की दुनिया में ऐसी छोटी मोटी बातें चलती रहती है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुमने इस मसले को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। जिस पर शाओ कह रहा था कि भले ही मेरा छोटा भाई यानशिया एक लूजर है, लेकिन है तो वो मेरा छोटा भाई। इस दुनिया में मेरे अलावा कोई और उसे परेशान करे, ये बात मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अब यहाँ पर शाओ ने अपने शुरिकन फैन को समन कर लिया। इधर टियानलिन की इनेट स्पिरिट ने शाओ की सारी बातें सुन ली थी। वो कहती, मास्टर ये बंदा तो काफी ज्यादा घमंडी लग रहा, मगर टियानलिन को तो इसके एरोगेंट नेचर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो टियानलिन उससे कहने लगा कि अब काफी ज्यादा रात हो चुकी है, अगर तुम वाकई मुझसे रिवेंज लेना चाहते हो तो कल सुबह उलोंग रेसिडेंस पहुँच जाना। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कल ही मैं तुम्हारी इस अकड़ को खत्म कर दूंगा। जिस पर शाओ कहने लगा कि तेरे जैसा मामूली नेशन से बिलोंग करने वाला बंदा मुझे हुक्म नहीं दे सकता। अगर मैं बैटल की डिमांड कर रहा हूँ तो तेरी इतनी औकात नहीं कि तो मुझे रोक पाए। और इतना कहते साथ ही उस बंदे ने टियानलिन पर एक जोरदार अटैक कर दिया, जिसके चलते वहाँ पर एक एक्सप्लोजन हो चुका था। हालांकि इसमें टियानलिन का बाल भी बाका नहीं हुआ। वो शाओ से कह रहा था कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बोला है, अगर तुम्हें रिवेंज लेना है तो कल आ जाओ, कल के दिन मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा। लेकिन अगर बात आज की जाए तो मेरा बैटल करने का कोई मूड नहीं। मगर शाओ कहाँ ही उसकी सुनने वाला था। उस बंदे ने तो टियानलिन को सबक सिखाने के लिए अपनी इन स्प्रिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया, जिससे वहाँ पर कई सारे आइस लैंसेस क्रिएट हो चुके थे। यहाँ पर टियानलिन फटाफट से उसके अटैक को डॉज करते हुए सोचने लगा कि वाकई ये बंदा एक जीनियस है, चाहे फिर बात इसके कॉम्बैट एक्सपीरियंस की जाए या फिर मार्शल फाउंडेशन की। इसने तो इन दोनों चीजों में महारत हासिल की है। हमारे फ्लेम क्लाउड नेशन के जीनियस तो इसके पाँव की धूल के बराबर भी नहीं होंगे। वही
यहीं पर शाओ टियानलिन से कह रहा था कि चलो देखता हूँ तुम कब तक मेरे अटैक को डॉज करोगे, और उतने में उस बंदे ने इन स्प्रिंग आई टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। साथ ही साथ टियानलिन को बताने लगा कि हमारे इंपीरियल कैपिटल के 10 जीनियस में से बस 3 के पास ये हेवनली टायर डेस्टिनी सोल्स हैं। तुम यूँ समझो कि मेरी इस डेस्टिनी सोल के हाथों मारे जाना तुम्हारी खुशकिस्मती होगी, क्योंकि मैं अपनी ये पावरफुल टेक्निक ज्यादा लोगों के खिलाफ यूज नहीं करता। और फिर उस बंदे ने अपनी स्प्रिंग आई का यूज करते हुए टियानलिन पर एनर्जी से एक जोरदार हमला कर दिया। वो एनर्जी फ्लो बड़ी ही तेजी के साथ टियानलिन की तरफ आगे बढ़ रहा था, इसलिए अब टियानलिन भी अपनी कियोस पावर को एक्टिवेट करने लगा। इन दोनों के दरमियान हमें एक जबरदस्त क्लैश देखने को मिला, जिसके चलते वहाँ मौजूद सारा इलाका इससे कवर होने लगा। और फिर देखते देखते टियानलिन भी पूरी तरह से इस फ्रॉस्ट में जम चुका था। उसकी ऐसी हालत देखकर शाओ कह रहा था कि पता नहीं लोग तुम्हें जीनियस क्यों बुलाया करते थे, तुम तो मेरी एक ही मूव में मारे गए। साथ ही तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे कॉन्टिनेंट के जीनियस किसी काम के नहीं। और अब शाओ यहाँ से वापस जाने ही वाला था कि तभी टियानलिन ने अपनी ट्रू फायर का यूज करते हुए वहाँ पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया, जो देखकर ही शाओ की तो मानो होश उड़ गए। यहाँ पर टियानलिन हवा में फ्लोट करते हुए उससे कहने लगा कि मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे फाइट नहीं करनी, और यही बात मैंने तुम्हें एक बार नहीं बल्कि बार बार समझाई थी, लेकिन तुम अपनी जिद पर अड़े रहे। तुम्हें लगा होगा कि मैंने फाइट के लिए इसलिए मना किया क्योंकि मुझे तुमसे डर लग रहा, लेकिन असल में तो मैं बस इस सिटी के रूल्स को फॉलो कर रहा था। मैं यहाँ पर अननेसेसरी अट्रैक्शन क्रिएट करना नहीं चाहता। साथ ही साथ टियानलिन का रेड ड्रैगन भी वहाँ पर आ चुका था, जो कि टियानलिन के ब्लेड में अपनी पावर्स ऐड कर देता है। टियानलिन कह रहा था कि तुम बार बार मरने की इच्छा जाहिर कर रहे हो, तो क्यों ना मैं तुम्हारी ये विश पूरी कर दूं। जिस पर शाओ जवाब देते हुए कह रहा था कि मुझे तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा पसंद आया। यकीन मानो मैं कोई लूजर नहीं जिसे तुम आसानी से निपटा सको, मगर हाँ तुम अपनी किस्मत को आजमा सकते हो। और अब यहाँ पर वो अपनी इंस्पिरिट आई से कुछ लैंसेस बाहर निकालना शुरू कर देता है, मगर टियानलिन ने एक ही झटके में उसके उस मूव को डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही साथ उस शाओ के एकदम करीब आ चुका था। अगर वो चाहता तो शाओ का किस्सा यहीं पर खत्म कर देता, लेकिन उसने शाओ पर नहीं बल्कि उसकी स्पिरिट आई पर अटैक कर दिया। यहाँ पर शाओ को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी डेस्टिनी सोल टियानलिन के सामने फेल हो गई, जिसके चलते वो गुस्से में आकर अपनी एक्सट्रीमली पावरफुल टेक्निक को एक्टिवेट करने वाला था, लेकिन तभी उस पर हेवनली प्रेशर रिलीज होने लगा। वेल यहाँ पर एक एल्डर की एंट्री हो गई थी जिसका नाम है हान, और ये यूनफेई का मास्टर था। अब यहाँ पर एल्डर हान शाओ को डांटते हुए कहने लगे कि हमारे टी हाउस के सामने लड़ाई झगड़े करना अलाउड नहीं, तुम तो इस सिटी के जीनियस हो तो तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए। यहाँ पर शाओ तो एल्डर हान के हाथों बुरी तरह से सप्रेस हो रहा था, इसलिए वो तुरंत एल्डर हान के सामने माफी मांगते हुए कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं दोबारा से कभी ऐसी गुस्ताखी नहीं करूँगा। जो सुनकर मास्टर हान ने अपने हेवनली प्रेशर को हटा दिया। साथ ही वो शाओ को धमका रहे थे कि आज रात यहाँ पर जो कुछ भी हुआ तुम उसका जिक्र किसी के सामने नहीं करोगे। वेल अब यहाँ पर शाओ को टियानलिन पर गुस्सा तो बहता रहा था, मगर एल्डर हान के वहाँ होने की वजह से वो बंदा पूरी तरह से मजबूर है। तो फाइनली वो एल्डर हान की बात मानकर वहाँ से रवाना हो गया। अब उसके वहाँ से जाने के बाद एल्डर हान टियानलिन से बात करने के लिए पहुँच गए। वो टियानलिन से कहने लगे कि मेरे दोस्त, मैं तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम होगा। तुमने मेरी डिसाइपल यूनफे की क्रॉनिक इलनेस को हिल किया है। मैं न जाने कब से यूनफे की तबीयत को लेकर परेशान था, मगर आज तुम्हारे इंटरवीन करने की वजह से मुझे थोड़ी सी राहत मिल गई। और इतना कहते साथ एल्डर हान ने कियोस जेड रिंग्स को समन कर लिया। वो टियानलिन से कहने लगे कि ये मेरी तरफ से एक थैंक यू टोकन समझकर रख लो, मुझे उम्मीद है कि ये ट्रेजर तुम्हारे काम आएगा। हालांकि टियानलिन उस जेड रिंग को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि उसे यहाँ पर एक गड़बड़ी महसूस हो रही थी। इनफैक्ट उसके हेजिटेशन को एल्डर हान ने भी पहचान लिया, इसलिए वो तुरंत ही टियानलिन से पूछने लगे कि बताओ क्या मसला है, तुम मेरे गिफ्ट को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे। तो टियानलिन उन्हें बताने लगा कि आपकी ये कियोस जेड रिंग काफी ज्यादा स्पेशल है, मगर ये उन्हीं लोगों के लिए यूजफुल होंगी जो वे ऑफ कियोस को प्रैक्टिस करते हैं। दूसरे कल्टीवेशन बेस वाले कल्टीवेटर्स कभी भी ऐसे ट्रेजर को जमा नहीं करते। फिर आपके पास ये ट्रेजर कहाँ से आ गया? साथ ही आपने एकदम सही वक्त पर एंट्री मारी, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप ये जेड रिंग लेकर एकदम सही टाइम पर यहाँ कैसे आ गए? आप टियानलिन के सारे सवाल सुनकर एल्डर हान भी
भी थोड़ा सा हैरान था। वो कहता है शायद मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा सकता। दरअसल मैं मेरी डिसाइपल युनफे की इलनेस को लेकर कई सालों से परेशान हूँ। मैंने उसे हील करने के लिए हर एक पॉसिबल तरीका अपनाया, फिर भी उसमें नाकाम रहा। मुझे तो लग रहा था कि शायद मैं कभी भी युनफे को हील नहीं कर पाऊंगा, मगर फिर हाल ही में मेरी एक मास्टर से मुलाकात हुई। उसी मास्टर ने मुझे बताया कि बस केओस पावर ही युनफे की इंजरीज को हील कर सकती है और उसे बचाने वाला बंदा जल्दी यहाँ पर आ जाएगा। तो आज तुम्हें यहाँ देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि उस मास्टर की भविष्यवाणी बिल्कुल सही थी। तुम्हारे पास केओस पावर की यूनिक एबिलिटी है और तुमने खुद होकर युनफे को काफी हद तक हील भी कर दिया। उस मास्टर से बात करने के बाद ही मैंने इन केओस जेड रिंग का तोहफा प्रिपेयर किया था, ताकि जब वो सेवियर युनफे को बचाए तब मैं उसका प्रॉपरली शुक्रिया अदा कर पाऊँ। तो तुमने भी मेरा यकीन करना चाहिए कि इसके पीछे मेरी कोई इवल चाल नहीं। अब यहाँ पर टियानलिन एल्डर हान से उस मास्टर के बारे में पूछने लगा। उसे जानना था कि उसके आने से पहले ये भविष्यवाणी किसने की होगी। तो एल्डर हान जवाब देते हुए उसे बता रहे थे कि मैं उस मास्टर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो बंदा हेवनली फेट पैलेस से बिलोंग करता था। यहाँ पर हेवनली फेट पैलेस का जिक्र सुनते ही टियानलिन के तो मानो खून में ही आग लग गई। वेल ये वही लोग हैं जिन्होंने टियानलिन की किस्मत को पूरी तरह से बदल दिया। यहाँ पर आसमान में हम एक फॉर्म को अपीयर होता हुआ देख पाते हैं। ये टियानलिन का फ्यूचर फॉर्म है या कोई और, ये हमें फिलहाल बताया नहीं गया। अब ये सीन यही पर कट होकर हम टियानलिन की इनेट स्पिरिट को देख पाते हैं, जो कि रोमांटिक नॉवल पढ़कर फुल टू मजे ले रही थी। वहीं पर टियानलिन तो काफी ज्यादा परेशान था। वो कहता है कि हेवनली फेट पैलेस इतनी जल्दी अपीयर नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। मैंने जल्दी से खुद को प्रिपेयर करना चाहिए ताकि मैं उस पैलेस का मुकाबला कर पाऊँ। यहाँ पर टियानलिन ने तुरंत ही अपनी सभी सोल्स को समन कर लिया था और अब वो अपनी 9 सोल्स की पावर अपनी बॉडी में ऐड करने लगा, जिसके चलते वहाँ पर डिवाइन पावर की काफी तेज फ्लक्चुएशंस रिलीज होने लगते हैं, जो देखते साथ ही इनेट स्पिरिट काफी ज्यादा पैनिक होकर टियानलिन के पास पहुँच गई। वो टियानलिन की बॉडी को चेक करते हुए कहने लगी कि तुम तो पूरी तरह से ठीक हो, फिर तुम यूँ अचानक से सोल बर्निंग टेक्निक का यूज क्यों कर रहे? मैंने तो पहले ही बताया था कि ये टेक्निक काफी ज्यादा खतरनाक है, आप इसका बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिस पर टियानलिन कहने लगा कि मैं तो बस फ्यूचर के लिए प्रिपेयर होना चाहता हूँ, मगर इनेट स्पिरिट उसे ऐसा करने से रोकने लगी। वो टियानलिन को याद दिलाती है कि पिछली बार इसी टेक्निक का यूज करके तुम बुरी तरह से घायल हुए थे। इनफैक्ट तुम्हारी वो पुरानी इंजुरीज ही अभी तक हील नहीं हुई। अगर इस बार भी ये टेक्निक तुम पर बैकलैश कर गई फिर तो कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। तो टियानलिन उसे समझाता है कि तुम तो बेवजह ही परेशान हो रही। जल्दी लॉस्ट सिटी की सीक्रेट रॉल्म ओपन होने वाली है। मैंने सुना था कि ये रॉल्म अपने आप में एक नेचुरल इन स्प्रिंग है। इसकी एबिलिटी है डिवाइन सोल्स को इनहेंस करना। तो मैं लॉस्ट सिटी में जाकर अपनी सोल को पूरी तरह से रिस्टोर कर सकता हूँ। इतना ही नहीं, मेरी ये सोल बर्निंग टेक्निक अपने पिक पर पहुँच जाएगी। तो फिलहाल के लिए तुम बिल्कुल भी मेरी फिक्र मत करो, मैं पूरी तरह से सेफ हूँ। अब ये सीन यही पर कट होकर हमें एक बड़ा ही शानदार पैलेस दिखाया गया। इस जगह को देखकर ये ऐसा फील हो रहा था कि यहाँ पर इन पावर का इन्फ्लुएंस है। साथ ही साथ हम इस पैलेस की लेडी को भी देख पाते जो कि फिलहाल कल्टीवेशन में बिजी थी और उतने में उसकी बेटी वहाँ पर पहुँच गई, जो कि काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। वो अपनी माँ से पूछने लगी कि मदर क्या वाकई हमारे लॉस्ट सिटी के गेट्स अब ओपन होने वाले हैं? अगर ऐसा हुआ तो बाहर के लोग हमारे यहाँ पर आ पाएंगे, क्यों सही कहा ना? तो उसकी मदर बड़े ही प्यार से उसे बताने लगी कि हाँ जल्दी हमारे लॉस्ट सिटी के गेट ओपन होंगे। उस वक्त तुम ढेर सारे कल्टीवेटर से मिल पाओगी। जो सुनते साथ ही नियान काफी ज्यादा खुश हो गई। ओके थी माँ, आपने मुझे बताया था कि मेरा भाई आउटसाइड की दुनिया में है, तो क्या वो भी यहाँ पर आ पाएगा? तो नियान की मदर उसे समझाने लगी कि तुम्हें ऐसा लगता है कि बाहर की दुनिया काफी ज्यादा खूबसूरत है, मगर वहाँ के लोग इतने भी अच्छे नहीं जितना तुम इमेजिन करती हो। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम बाहर की दुनिया में जाना चाहती हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सही फैसला होगा। जिस पर नियान कहने लगी कि मैं तो बस आपको और आंट किन को जानती हूँ, आप दोनों के अलावा मेरे पास और कोई नहीं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं नए लोगों से मिल पाऊँ, उनसे बातें कर पाऊँ, और सबसे ज्यादा तो मैं अपने बड़े भाई से मिलने के लिए बेताब हूँ। नियान की बातें सुनकर उसकी मदर काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। वो समझ गई थी कि नियान का इस लॉस्ट सिटी में दिल नहीं लगता, इसलिए वो तुरंत ही अपनी जगह से उठ गई। वो नियान के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान थी और फिर काफी कुछ सोचने के बाद वो नियान से कहने लगी कि हमारी सीक्रेट रॉल्म का मसला अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। मैं चाहती हूँ कि ये मैटर जल्दी से रिजॉल्व हो जाए और तब तक मेरे ख्याल से तुम्हारा भाई भी यहाँ पर आ जाएगा। अगर सब सही रहा तो मैं तुम्हें परमिशन दूंगी कि तुम ये सीक्रेट रॉल्म छोड़कर जा सकती हो। मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए यही सही फैसला होगा। जब तक तुम बाहर की दुनिया खुद के आंखों से नहीं देखोगी
होगी तब तक तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होने वाला। वेल यहाँ पर ये पैलेस लेडी कौन से मसले के बारे में बात कर रही है ये हमें फिलहाल तो बताया नहीं गया। और साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने नियान के भाई का जिक्र किया था। हो सकता है कि टियानलिन का इन दोनों से कोई कनेक्शन हो। कुछ तो ऐसी वजह थी जो नियान की मदर नहीं चाहती कि नियान बाहर की दुनिया को देखे, मगर नियान की जिद के सामने उन्होंने हार मान ली। वो नियान से कहने लगी कि तुम आउटसाइड वर्ल्ड में जा सकती हो, लेकिन वहाँ पर तुम्हें खुद का पूरा ध्यान रखना होगा। वेल ये सुनते साथ ही नियान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।